तो आज बच्चों कक्षा 11वीं पेज अध्याय 2 सरल रेखा में कहते हैं, इसके हम अंतिम लेक्चर को देख रहे हैं और आज ही हम नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। 3 नंबर है ना। ये 2 प्रश्न आपको दिए हुए हैं न्यूमेरिकल। पहला है, एक सीधी सड़क पर 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक कार में ब्रेक लगाने पर जैसे ब्रेक मारा ड्राइवर ने, तो ब्रेक जैसे ही अप्लाई हुआ वह 200 मीटर दूरी तय करके क्या होती है, रुक जाती है। कल अपन पढ़ रहे थे ना अवरोधन दूरी, अवरोधन दूरी कितनी है इसमें, 200। तो दूरी तय करके रुक जाती है। कार का मंदन, मंदन मतलब ऋणात्मक त्वरण, तो अपने आप एक की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो मंदन कहलाता है। तो कार का मंदन और रुकने में लगा समय ज्ञात करना है। ठीक, और ठीक इसी प्रकार का एक प्रश्न उस तरफ लिखा हुआ, उसको बाद में देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ ध्यान दो, किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है बच्चों। जिस स्पीड से हम चलते हुए देखते हैं वो कहलाता है यू। वो क्या कहलाता है, हमने कार को किस स्पीड से देखा है, तो अपन लिखेंगे यहाँ यू का मान है, यू का मान है 126 किलोमीटर प्रति घंटा। ये यू का मान हो गया। जिस स्पीड से आप देखोगे वो यू कहलाता है। क्या आपको समझ आई बात है? आप यहाँ देखो, ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये वाला मीटर है। ये ऐसा ही मात्रक है, ये व्यवहारिक मात्रक है, तो हमें सबसे मात्रक भी बदलना पड़ेंगे। चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो हमें इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो हमें उतना बड़ा नहीं करना है जितना हमने सीखा था एक पद्धति दूसरी पद्धति में बदलने में। आपको यहीं पर ट्रिक है, याद कर लेना है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना है, और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है तो 18/5 से गुणा करना है। ये रट्टा मान लो। ठीक, तो इसको लिखेंगे बराबर 126 गुणे 5/18। अब ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड में आ गया। 18 से काट दो, 18 सत्ते 126, 7 पंचे 35, तो 35 मीटर प्रति सेकंड। कितना सरल है। इनको मान हमने किलोमीटर प्रति घंटा से किसमें बदल दिया। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, ये याद कर लो। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में ले जाना है तो कितने से गुणा करना है, और उसका उल्टा करना है तो चलिए। अब यहाँ पे इनका मान हो गया। अब क्या हो रही है, ब्रेक लगाने पर क्या होती है, तो 200 मीटर काय का मान है एस, ये विस्थापन है, 200 मीटर चल के रुक जाती है। तो एस ये काय का मान कहलाएगा, एस का, विस्थापन का। फिर और क्या पूछ रहा उसने, बस रुक जाती है, क्या होगी, कार रुक गई। तो जब कोई चीज अंत में रुक जाए तो उसका अंतिम वेग 0 माना जाता है, तभी तो रुकी है। तो v का मान क्या माना जाएगा, v का मान हो जाएगा 0। अब हमारे लिए t पता करना है, a पता करना है। ठीक है, क्या क्या पता करना है, टाइम पता करना है और मंदन पता करना है। तो टाइम के लिए आप या तो पहला लगा दो या दूसरा लगा दो, और मंदन ज्ञात करने के लिए आप लास्ट वाले बताओगे। लेकिन याद रखें, जैसे हम पहला वाला लगाते हैं तो पहले वाले समीकरण में a आएगा और t आएगा, और दोनों पता नहीं है तो पहला तो लगेगा नहीं। दूसरा लगाते हैं तो दूसरे बारे में s इक्वल टू ut प्लस, तो उसमें भी t और a आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, वो भी मत लगाओ। तीसरा वाला लगाइए, b स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर प्लस 2as, तो इससे a निकल आएगा। जब a आ जाएगा तो फिर t पर काम करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब गति के करती है। आप समझिएगा तीसरा क्यों लगा रहे हैं, तृतीय समीकरण से ये वाला लगाओ। क्या होता है हमारे पास, b स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर प्लस, यहाँ नहीं यहाँ लिखते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू आएगा e स्क्वायर प्लस 2s। चलो रखिए सबका मान। तो v का मान लिखना है 0, q का मान लिखना है 35, इस पर क्या लगाएंगे, स्क्वायर ये देखिए u प्लस 2a, और s का मान लिखना है 200। समझ आया सभी को। 0 बराबर 35 का वर्ग कितना होगा, 3 के बाद 4 आएगा, 3 चौके 12 और 5 25, 12 से 25। ये ट्रिक है, अगर किसी संख्या में इकाई में 5 है उसका वर्ग करना है तो 5 का वर्ग कर दो और इसके एकाधिक से गुणा कर दो।
3 का एक आधी केन होगा 4, तो 3 चौके 12 और 5 का वर्ग 25। एक इन संख्याओं का वर्ग करने की ट्रिक है 5 हो जिसके इकाई में। अब ये 200 दूनी 401। अब एक काम करते हैं, एक 12 से 25 यहाँ ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा बराबर 401। तो ए बराबर आएगा -1225 बटे 400। ठीक है ना। अब हम 2 शून्य से भाग देंगे तो 12.25 बन जाएगा। ये बन जाएगा 12.25 बटे 4। अब 4 से काट दो तो 4 3 12, 4 शून्यम 0, 4 6 24, लगभग 3.06 दिया गया ए का मान। तो ये मनन निकल आया। मनन कितना निकला? इसलिए कार का मनन है तो ऋणात्मक त्वरण को मनन बोलते हैं। मानस में आया ना तो मनन है, तो यहाँ लिखे इसलिए कार का मनन 3.06 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। और जब यहाँ पर मनन शब्द लिखे तो यहाँ माइनस नहीं लगाना है। ठीक है। और क्योंकि यहाँ मनन शब्द लिखा है तो ये माइनस में ही कहलाया। समझ आ गई ना बात। एक काम हो गया। अब क्या चाहिए अपन को? अब लगा दो गति का प्रथम समीकरण। यहां लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से। प्रथम समीकरण क्या बोलता है? v बराबर u प्लस AT। हमारे पास सबका मान है, u का भी है, a का भी है और t का भी है। तो यहाँ v को लिखेंगे 0, u को लिखेंगे 35, a को लिखेंगे -3.06 और यहाँ पर लिखेंगे t। समझ आया? अब कहाँ पे हल करते हैं? यहाँ पर ले आते हैं। अब आप लोग तो बैठे ही हो। ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ जाना है और यहाँ से आपको यहाँ आना है। ठीक है। तो ये माइनस में आ जाएगा तो 0 बराबर 35 -3.06 t। अब इसको इस तरफ ले आओ तो 3.06 t प्लस का हो जाएगा बराबर 35। तो t बराबर आएगा 35 बटे 3.06। आएगा नहीं आएगा? अब 35 में 3.06 का भाग देंगे तो लगभग 11 बार जाएगा। 11 3 33, कितने बार जाएगा लगभग? ये तो क्लियर है। तो लगभग आएगा यहाँ पर 11 अब ये हमारे पास आएगा 11 3 33, तो ये बचेगा 33 2 35 लगभग 2, तो 2 का हो जाएगा 20 3 8 24 30 चौके 12, 11.8 के लगभग आएगा। तो 11 3 33 6 3 18 33.18 डेढ़ बचेगा 15 लगभग 11.4 लगभग। तो जी हमारा आ गया 11.4 कितना सेकंड है। आगे बात समझ में ना। तो कार को लिखने में लगभग कितना समय लगेगा? 11.4 सेकंड लगेंगे। तो सवाल समझ आया? अब इस सवाल में देखो कितनी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, सवाल में नहीं होती है। देखो पहला भी का मान 0 लेना है, सवाल में कहीं नहीं लिखा है, ये नियम है। क्या कोई चीज चलते चलते अंत में रुक जाए तो भी का मान क्या होता है? उसका 0 होता है, तो भी 0 लेना है। ठीक है ना। और ए का मान नेगेटिव आएगा, इससे पता चलता है कि ये क्या है। अगर ये आपका प्लस में आ गया मतलब आपने सवाल कहीं गलत कर दिया है। सवाल कहीं क्या हो गया? गलत। ये सवाल हो गया। चलो इस पर आते हैं दूसरे सवाल पर, ये और मजेदार है। इसको देखते हैं कितने बच्चे समझ पाते हैं। एक मीनार की चोटी से एक गेंद को 19.6 मीटर प्रति सेकंड से कहाँ फेंकते हैं? ऊपर। छत पर है अपन, कहाँ फेंका? ऊपर फेंका। अब वो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई कितनी है? फेंका कहाँ है? वो पूछ क्या की ऊंचाई रहा है? ये लिखा है। और वो 6 सेकंड बाद कहाँ गिरती है? जमीन पर। अरे जमीन पर गिरेगी, अब छत पे थोड़ी आएगी यार। अपन ऐसे फेंक दी तो ऐसी गई और फिर कहाँ गिरी वो? तो कह रहा है कि बताइए मीनार की ऊंचाई क्या है। कितना अच्छा सवाल है ये, देखें तो देखो क्या होगा यहाँ पर। जब अब चूंकि हमें मीनार की ऊंचाई पता करना है, जैसे मान लीजिए ये मीनार यहाँ से हमने फेंका तो हमसे पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन पूछ रहा है। ये विस्थापन ये कितना है? कहाँ से कहाँ तक का विस्थापन?
जमीन से मीनार तक का विस्थापन पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है कितनी होगी। तो अपन क्या करेंगे, अगर कोई ऐसा प्रश्न आता है उसमें लिखा हुआ है कि ऊपर की ओर 19.6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंकी जाती है, तो आपको मानना है कि नीचे की ओर -19.6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंकी जाती है, ये माना है। जैसे कोई चीज हम यहाँ पर 10 की स्पीड से फेंक रहा है तो मतलब इस तरफ -10 से फेंक रहा है। आपकी समझ आएगी ना बात। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऊपर की ओर गेंद की चाल कितनी है, ऊपर की ओर गेंद का वेग कितना है जल्दी बताओ, -19.6 मीटर प्रति 19.6 मीटर प्रति सेकंड क्या लगा, तो इसलिए नीचे की ओर अब क्या लिख देना है, नीचे की ओर गेंद का वेग तो कितना माना जाएगा। हाँ अब इसको माइनस लगा दो, इसको यू मान लो और -19.6 मीटर प्रति सेकंड लो, हमें नीचे का मिल गया। आगे बात समझ में ना, ये पहला पॉइंट आपको पकड़ गए और बढ़िया बन गया। बाकी सब आपको दिया ही है, यू आ गया ये, और टी का मान कितना है यहाँ पर 6 सेकंड है, 6 सेकंड। हम एस अकेला इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 65 मात्र में लगने लगे, इसलिए एस लिख देते हैं, नहीं तो आपको 65 लगने लगेगा। तो आ गया यू, आ गया टी। और सुनो यहाँ पर एक चीज और लिखना, यहाँ पर टी इतना है और ए का मान जो है वो जी के बराबर होगा, और जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ पर ए आपको जब परसों बताया था तो बोला था कि कोई चीज ऊपर या नीचे फेंके तो ए जी बन जाता है, तो नीचे प्लस ऊपर, तो अपन ने यू नीचे की ओर ले लिया ना, तो अब यहाँ पर जी प्लस ले लो। अब यहाँ पर ए है, टी है, यू है, और पता क्या करना है एस, क्या पता करना है, तो लगा दो। तो गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे, गति के तो टी है समीकरण से, चलो लगा दो ये समीकरण। क्या होता है जल्दी बताओ, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है। तो मैं एस को लिख देता हूं एच, एस को क्या लिख देता हूं, एस मतलब विस्थापन, एस मतलब हाइट, यहाँ पर विस्थापन को क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। यू का मान -9.6 और यहाँ पर क्या आएगा 6, समझ आ रही। अब यहाँ पर क्या आएगा 1/2 ए का मान और टी का मान, तो चलो इसको हल करो, तो 6 का गुणा करो, 6 6 36, 6 नाम 54 और 3 57, हासिल 5, 6 कम 6 और 5 11 -117.6 और ये प्लस, अभी आ गया 2 से 6 का वर्ग 36 होगा और 2 से काट दो कितना आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलो 18 का टेबल तो आपको आता ही है, बहुत होशियार बच्चे हो, है ना, हाथ पढ़ो। 18 अट्ठे, हाँ 144 की 4, हाथ चलाएंगी 14, 18 नम्मा 162 और 14, जल्दी बताओ 176 और एक अंक बाद दशमलव लगा दो, क्या सही है, ये आ गया। अब ये है माइनस और ये है, तो जल्दी घटा के बताओ 176.4 में से 117.6 घटा दो, तो 176.4 में से घटाना 117.6, ऐसा ही है। तो 14 में से 6 गए 8, यहाँ एक जोड़ देते हैं, 16 में से 8 गए 8, यहाँ एक बढ़ा देते हैं, तो 7 में से 2 गए 5, तो कितना आ गया 58.8 मीटर, लो आ गया। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो नीचे लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 58.8 मीटर है। सवाल समझ में आया। तो देखो ये सवाल इतने कठिन नहीं होते हैं, लेकिन आप अगर उनको करेंगे सही मायने में, आपको अगर फिजिक्स के समीकरण समझ में आए हैं तो आप इन सवालों को कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो
अब हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों अध्याय 3 समतल में गति, मोशन इन अ प्लेन। तो आप लोगों ने द्विमीय गति की परिभाषा जो पढ़ी थी उसमें आपने यही जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब कोई वस्तु समतल में गति करती है तो उसकी गति को क्या बोला था, द्विमीय गति। फिर अपन ने पढ़ी थी कि यदि कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि उसकी गति के दो निर्देशांक बदले, स्थिति के दो निर्देशांक बदले, तब उसकी गति को क्या बोलेंगे, द्विमीय गति। तो एक बात तो आपको समझ आ रही होगी, इसके पहले वाले अध्याय में हम एक द्विमीय गति पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? तो अब हम किस पर आ गए, कहला है द्विमीय गति। हम द्विमीय गति पढ़ रहे हैं, समतल में गति पढ़ रहे हैं, मतलब हम कौन सी पढ़ रहे हैं अब? इसमें गति के बारे में नहीं पढ़ रहा है, सबसे पहले पढ़ रहा है हमें सदिश और अदिश राशियों के बारे में। सदिश व अदिश राशि, और मैं आपको जो बताने वाला हूं ये प्रश्न परीक्षा में 100% आएगा। क्या प्रश्न आता है, सदिश और अदिश राशियों में अंतर लिखिए, और आप पेपर उठा के देख लो कोई भी, आपको हर बार मिलेगा, है ना, क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं सदिश राशियां। सदिश को अपन वेक्टर क्या बोलते हैं, और राशि को बोलते हैं क्वांटिटी। इसका नाम हो गया वेक्टर क्वांटिटी। क्या नाम हो गया? तो हम वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, सदिश राशियों के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चों सदिश में अगर अपन देखें तो इसका मतलब होता है दिशा सहित, दिशा सहित, इसी को बोलते हैं सदिश, मतलब दिशा सहित। वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है उनको अपन बोलते हैं सदिश राशियां। ठीक है ना, ये हमारे पास की क्या है, तो इसमें सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है बच्चों, दो प्रकार की राशियां हमारे पास फिजिक्स में पढ़ने में आती हैं। वो एक है सदिश राशियां, इसका मतलब होता है दिशा सहित। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है। तो मैंने दो शब्द यहाँ पर लिए, परिमाण, परिमाण। बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसको परिणाम लिखने लगते हैं, परिणाम नहीं लिखना, परिमाण इसको बोलते हैं इसमें मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। और फिर एक मैंने बोला आपको दिशा, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, परिमाण क्या होता है, तो कितना, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो परिमाण कहलाता है, कितना। मैंने कहा वस्तु पर बल लगाओ, आपने बोला कितना, उसका मैं जो उत्तर बोलूंगा परिमाण। मैंने कहा 10 न्यूटन, 12 न्यूटन, 15 न्यूटन, वो क्या कहलाएगा, परिमाण। मैंने आपसे कोई चीज मांगी, मैंने जाओ बाजार से गेहूं लाओ, तो आपने बोला कितना, तो मैंने कहा कि 10 केजी, तो 10 केजी कहलाएगा परिमाण। तो कितना का जो आंसर है वो क्या कहलाता है, आपको समझ में आएगी। जब आपको परिमाण समझ में ना आए तो फिर दिमाग को बता लेना कि कितना का उत्तर यहाँ पर क्या है। जैसे क्यों का उत्तर होता है कारण, मतलब बोलो क्यों, इसका मतलब उसका उत्तर जो आएगा वो क्या है, उस चीज का कारण है। क्यों का उत्तर क्या होता है, कारण। समझ में आएगी ना बात। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना का उत्तर यहाँ पर क्या होगा, परिमाण। तो इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। ठीक है ना, 10 केजी, 12 न्यूटन, 15 मीटर प्रति सेकंड, 18 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 जूल, 25 या कुछ भी कोई नंबर्स के साथ यूनिट लगा हुआ है तो क्या परिमाण। तो वे भौतिक राशियां जिसमें दिशा के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा होती है या दिशा की आवश्यकता होती है, वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि। समझ में आएगी ना बात। अच्छा, इतनी परिभाषा आपको मैं बता दूं पर्याप्त नहीं है। अब इसका एक अपवाद है। एक भौतिक राशि होती है करंट, विद्युत धारा, पूरा चलता ना ये। विद्युत धारा में परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, लेकिन अदिश राशि है। अब मैं यहीं पर आपको ये बात बता रहा हूं, बस यहीं से आपको इसको याद रखना है। विद्युत धारा एक ऐसी भौतिक राशि है, इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, पर ये है स्केलर। स्केलर मतलब है अदिश राशि। तो क्यों है, क्योंकि ये साधारण बीजगणित का पालन करती है, ये सदिश बीजगणित का पालन नहीं करती, जबकि सदिश राशियां साधारण बीजगणित का पालन नहीं करती। तो फिर इसकी परिभाषा अगर आपसे पूरी तरह पूछे तो क्या हो जाएगी, कि ताकि कोई अपवाद ना बचे, तो हम बोलेंगे वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है और जो सदिश बीजगणित का पालन करती हैं, वो सदिश राशि। अब कोई अपवाद नहीं बचेगा।
सबके समझ आएगी ना बात। अब यहाँ पर मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा एग्जांपल के द्वारा बताऊं। जैसे मैंने आपसे कहा कि बल लगाइए किसी चीज पर, आपको बल लगाने को बोला मैंने, तो ये पर्याप्त नहीं है इतना कह देना कि बल लगाओ। मुझे ये बताना पड़ेगा साथ में किस तरफ लगाना है। साथ में क्या बताना पड़ेगा? आपके समझ आ रही बात? अकेले बल लगाने से क्या चीज इच्छित दिशा में चली जाएगी? जैसे एक दरवाजा है, और दरवाजे पर आपने लिखा होगा, बेसिकली अक्सर लिखा रहता है पर्चे पर पुल। पुल मतलब खींचिए, पुश मतलब धक्का दीजिए। तो ऐसा क्यों लिखा रहता है उस पर? क्योंकि वो एक डायरेक्शन में खुलेगा, या तो बाहर खुलेगा, या तो बाहर खुलेगा तो लिखा होगा पुल, बाहर साइड हो, अंदर साइड लिखा होगा पुश। तो अंदर वाले को धक्का देना है, बाहर वाले को खींचना है, वो खुल जाएगा। और अगर वो मान लो धक्का देने से खुलता है तो बाहर लिखेगा पुश, अंदर क्या लिखेगा? पुल। तो मतलब आपको वो बताता है कि आपको फोर्स लगाना है दरवाजे को खोलने के लिए, लेकिन किस तरफ लगाना है वो बता रहा है। सिर्फ इतने में काम ही चलेगा कि आप बल लगा दो। मान लीजिए एक कार है, और कार को आपको धक्का लगाना है, लेकिन ये तो पता हो कि आगे की वो ढकेला है या ये तो पता हो। बात समझ आई ना? हमारे लिए 4 लोग कार में धक्का लगा रहा है, 2 आगे 2 पीछे, ऐसे तो कार कहां जाएगी? गलती क्या हो रही है? दोनों एक दूसरे के फोर्स को खत्म कर रहे हैं। इनको दिशा का सही ज्ञान, या तो चारों एक ही तरफ लगाएं इस तरफ, या चारों इस तरफ, तभी तो हो जाएगी। तो बल को अप्लाई करने के लिए परिमाण के साथ किस चीज की आवश्यकता है? इसलिए बल सदिश राशि। कौन सी राशि है? तो ऐसी राशियां जिन्हें परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। ये सदिश विरोध का पालन करती हैं। इन राशियों को व्यक्त करने के लिए एरो लगाया जाता है। जैसे ए, मान लीजिए कोई सदिश राशि है तो ए के ऊपर एरो लगाएंगे। बी अगर कोई सदिश राशि है तो एरो लगाएंगे। स्मॉल ए कोई सदिश राशि है, एरो लगाएंगे। ठीक है ना? इन पर एरो लगा करके व्यक्त किया जाता है। आपकी पुस्तक का नियम है, एनसीईआरटी की गवर्नमेंट वाली बुक का नियम है, सदिश राशि को बोल्ड करके लिखा है, एरो नहीं लगे। क्या लिखा है? अब एक बार देखो उसके पेज में, जहां पर बोल्ड करके लिखा हो, बोल्ड मतलब थोड़ा सा डार्क करके, समझ लेना वेक्टर लिखा है। आप देखो उसमें, तो आपको वेक्टर पर साइन लगाने मिलेगा। और ये नियम यहाँ के लिए नहीं है, मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। आप 12वीं में भी इसी पुस्तक से पढ़ोगे तो 12th क्लास में भी ये नियम है, लेकिन लिखा नहीं है कहीं, ना यहाँ लिखा है ना वहां लिखा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी की जो बुक हम यूज कर रहे हैं, इसमें वेक्टर लिखने के लिए नियम क्या है? बोल्ड करके लिखा है। बोल्ड करके लिखा है अक्षर को, जहां जहां बोल्ड लिखा है उसका मतलब उसको जब आप लिखोगे ना तो आप उसको क्या लगाओगे? ये कह रहा है कि आप एरो लगाओ। आप थोड़ी बोल्ड करके लिख पाओगे कि मार्कर लेके घूमोगे। तो आपको क्या करोगे? तो आपको याद रखना, फिजिक्स पढ़ते समय, आप फिजिक्स को पढ़ रहे हो, आपने आगे पढ़ा, कोई डेरिवेशन आया तो उसमें ध्यान रखना है, अगर बोल्ड अक्षर है तो वहां पर एरो लगाए, और अगर बोल्ड नहीं है तो स्केलर। ठीक है ना? तो ये हमारे पास आ गया सदिश राशियों के बारे में। डेफिनेशन सभी समझ गए? इसी प्रकार से अदिश, अदिश राशियां, तो अदिश का मतलब होता है दिशा रहित। इसका मतलब क्या होता है? दिशा रहित। ऊपर वाले में क्या था? ठीक है ना? और नीचे वाले में क्या लिखा है? ये विद द डायरेक्शन, ये विदाउट डायरेक्शन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता, वो कहलाती हैं अदिश राशियां। क्लियर होगी ना बात? 2 ही राशियां हैं और फिजिक्स में, अदिश और सदिश। तो जो सदिश नहीं है वो अदिश ही है, तीसरी नहीं होती है बीच की। जब सोचो कि खदिश, तो खदिश पदिश नहीं होती है, या तो सदिश होगी या आगे बात समझ ना। तो ये हमारे पास आती है दिशा रहे। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता, वो कौन सी कहलाती हैं? इन्हें तो ऐसे ही सामान्य अक्षरों से लिखना है, कोई एरो वेरो नहीं लगाना है। पुस्तक में इनको लाइट अक्षर के द्वारा लिखा गया है ना, बोल्ड नहीं है। बोल्ड नहीं है मतलब स्केलर है। समझ आ गई ना बात? स्केलर क्वांटिटी इंग्लिश में बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। सबकी समझ में आएगी ना बात? अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो हमें यहाँ पर बात आती है सदिश और अदिश राशियों में अंतर की और इसके कुछ प्रकारों की। ठीक है ना? अंतर और इसके प्रकार।
तो मैं यहाँ पर आपको इसके कुछ प्रकार बताऊं सदिश राशियों के। पहले अंतर को क्लियर कर देंगे, अंतर ही है। तो पहले अपन इसमें अंतर पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो किसमें अंतर पढ़ रहे हैं अपन? सदिश और आदेश राशियों में अंतर पड़ रहा है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, एक बार क्या हुआ 2-3 साल पहले की बात है, बच्चे ने सदिश सदिश में अंतर याद किया और परीक्षा में आया आदेश सदिश में अंतर लिखो। देखो मजे की बात, परीक्षा में क्या आया? अब वो ऐसे ही कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में सोते हैं, वो नहीं पकड़ पाते इन बात को। तो उसमें यहाँ पर लिखा उसने आदेश, यहाँ लिखा उसने, और आदेश में पूरे सदिश के पॉइंट लिख दिए और सदिश में पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर मिले, उत्तर सही लिखा। आपको समझ आ रही? उत्तर कैसा लिखा? सही लिखा ना। और नंबर 0 याद किया, हाँ लिखा, हाँ। एक छोटी सी सावधानी नहीं रख पाए कि जैसा हमने याद किया हम वैसा लिखें। अब क्वेश्चन में था आदेश सदिश में अंतर लिखो, तो रूटीन में जल्दी से पहले आदेश लिखा, लाइन खींची, फिर क्या लिखा? सदिश। आदेश में वे होते कराती हैं व्यक्त करने के परिमाण के साथ दिशा चाहिए। समझ ना बात। और पूरा क्वेश्चन क्या हो गया? तो अपन से ऐसा ना हो, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना बात। आप देखते हैं ना अंतर को, कितने अंतरों तक हम पहुंच पाते हैं। नंबर 1 पर लिखोगे आप परिभाषा। पहले पे क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि सदिश का अर्थ होता है दिशा सहित, अर्थात वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है सदिश कहलाती है। यहाँ पर लिखोगे आदेश का अर्थ होता है दिशा रहित, अर्थात वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर हमारे पास आएगा, सदिश राशियां ये साधारण बीजगणित का पालन, उस तरफ क्या लिखोगे? ये साधारण बीजगणित का पालन करते हैं, सदिश बीजगणित का नहीं, साधारण बीजगणित का पालन करते हैं, ठीक है ना। अगला आता है तीसरा, दो सदिशों का योगफल। समझ आ गई ना बात? ध्यान से सुनना, दो सदिशों का योगफल मतलब उनके अलग अलग उनके परिमाणों के योगफल, दो सदिशों का योगफल परिमाणों के योगफल के बराबर या उससे कम हो सकता है। मतलब जैसे अपन जोड़ते ना 2 धन 2 बराबर 4, लेकिन सदिश है तो 2 धन 2 बराबर 4, 3 2 1 0 कुछ भी हो सकता है। 2 धन 2 बराबर 4 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, 1 भी हो सकता, 0 भी हो सकता। बात समझ आ रही ना। तो दो सदस्यों का जो योगफल अपन करेंगे तो उनके योगफल का परिमाण कौन पर निर्भर करता है? दो सदस्यों के योगफल का परिमाण किस पर निर्भर करता है? उनके बीच के कोण पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर आपको कोण से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तो परिमाण को जोड़ना है, तो सीधे सीधे आप उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समझ आएगी ना बात। आता है सदिशों को जोड़ने के लिए त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम हमें आएंगे पढ़ने में। त्रिभुज नियम भी आएगा और समांतर चतुर्भुज नियम भी आदि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं, साधारण तरीके से आप उसको जोड़ देंगे। नंबर 5, दो सदिशों का गुणनफल, दो अशून्य सदिशों का गुणनफल शून्य हो सकता है। दो अशून्य सदिश मतलब दो सदिश हैं, ना तो ए और बी, ना तो ए 0 है ना, लेकिन दोनों का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन दो अशून्य आदेशों का गुणा कभी शून्य नहीं हो सकता। दो अशून्य आदेश हैं और वो क्या है? अशून्य है, दोनों शून्य नहीं है, तो उनका गुणा करोगे तो कभी 0, लेकिन यहां पर आ सकता। अगला अंतर है कि हम सदिशों को 2 या 2 से अधिक घटकों में वियोजित कर सकते हैं। सदिशों को 2 या 2 से अधिक घटकों में वियोजित, आदेशों का वियोजन नहीं किया जाता, आदेशों को घटकों में वियोजित। तो जी हमें क्या मिलेगा इनमें? समझ आ गई ना बात। आपको आएगा परीक्षा में 3 नंबर का प्रश्न,
तो कम से कम आपको 3, फिर 4, 5, 6 जितने आप लिख पाओ उतने आपको याद होने चाहिए। और हाँ, उदाहरण जरूर लिखना है, उदाहरण जरूर लिखना है। सर इसमें क्या लिखोगे? तो बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, बलाघूर्ण, समझ आएगी ना बात? कोणीय संवेग, कोणीय वेग, ये सब कौन सी राशियां हैं? आप तो दो चार याद रखो ना, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये तो याद रहेगा। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, आदि शब्द लगा देना, आदि। और यहाँ पर क्या लिखोगे? कार्य, लंबाई, द्रव्यमान, समय, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, कार्य भी, ऊर्जा भी, शक्ति भी, दूरी भी, चाल भी, समय भी, द्रव्यमान भी, समझ आएगी ना बात? ये सब कौन सी राशियां हैं? अब इसको भी आपको दो चार याद हो और आदि शब्द लगा देना, आदि। क्योंकि अब हम जब फिजिक्स आगे पढ़ते जाएंगे ना, तो हर जगह आप फिजिक्स में हर अध्याय में कुछ भौतिक राशियां पढ़ोगे। तो जैसे भौतिक राशि पढ़ोगे तो आपको वहीं पे पता चलेगा कि ये वेक्टर है या स्केलर है, तो तुरंत आप उसको एग्जाम्पल में डाल दोगे। ठीक, तो ये हमारे पास सदिश सदिश राशियों में अंतर है। ये इस अध्याय का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही वाला। ये तो परीक्षा में आने आना है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना। अब अपन कल मतलब अगला जो पीरियड होगा उसमें अपन सदिशों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे।